हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दीक्षाज एजुकेशन हब। तो आज हम करेंगे अबाउट मराठास। तीन अगर आपको क्लासिफिकेशंस याद हो तो सबसे पहले हमने बोला था कि हम पढ़ेंगे सक्सेसर स्टेट्स के बारे में। सक्सेसर स्टेट्स वाला लेक्चर हमारा कंप्लीट हो चुका है, जिसमें आपने अवध, बंगाल, हैदराबाद ये तीन स्टेट्स के पढ़ लिए थे। आज जो हम फोकस करेंगे वो सेकेंड क्लासिफिकेशन पे करेंगे, दैट इज़ अबाउट द वॉरियर स्टेट्स। वॉरियर स्टेट के बाद हमें पढ़नी है दैट इज़ इंडिपेंडेंट स्टेट्स। आज का जो फोकस रहेगा दैट इज़ ऑन द वॉरियर स्टेट। अब वॉरियर स्टेट जो थे ये बहुत हॉस्टाइल ग्रुप्स थे, इनकी बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ चलेंगी मुगल एम्पायर के साथ साथ, तो इसी वजह से इनको बोला गया वॉरियर स्टेट्स। अब कहीं ना कहीं जो महाराष्ट्र वाला एरिया था, यहीं से ये जो वॉरियर स्टेट्स हैं वो इमर्ज करेंगी। मतलब ये वाला जो रीजन रहेगा महाराष्ट्र का, यहाँ पे मराठास आपको दिखेंगे, साइड में आपको और भी दिखेंगे, सिंधियाज आ जाएंगे, गायकवाड्स आ जाएंगे। देयर विल बी सो मैनी रीजन्स विल डेवलप एज एन इंडिपेंडेंट किंगडम हेयर। और ये सारे कैसे रहेंगे? ये रहेंगे वॉरियर स्टेट्स, ठीक है, लड़ाई करके अपनी पोजीशन को हासिल करेंगे। और कौन कौन इसमें एग्जांपल आ जाएंगे? एक तो मराठास आपने देख लिया, मराठास के अलावा दूसरा जो हमने देखा दैट इज़ सिख मिलेंगे आपको, विच इज़ इन द पंजाब वाला एरिया। एंड जो जाट्स होंगे वो जाट आपको कुछ एरिया दिल्ली का और कुछ एरिया जो रहेगा वो राजस्थान का रहेगा। काफ़ी पावरफुल वॉरियर स्टेट्स ये इमर्ज होंगी। आज का जो हमारा सेंटर रहेगा फोकस का वो होगा मराठास के ऊपर। उसके बाद सिक्स, जाट्स, बांगेश, पठान एंड रोहिला, सतनामी, ये दोनों तो बहुत ही छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। जाट्स में इवन ज़्यादा टॉपिक बड़ा नहीं है, ठीक है जी। तो चलो, इसके अलावा बहुत सारे रिबेलियन ग्रुप्स भी डेवलप करेंगे, जैसे बंगेश, पठान और सतनामीस के, और इनकी भी फाइट्स होती रहेंगी फ्रिक्वेंटली विद द मुगल्स। आज हम नोट्स को तो पढ़ेंगे, पर उससे पहले आपको ना कुछ स्टोरीज़ है जो पता होनी चाहिए। अब जब भी मराठा एम्पायर की बात चलेगी तो मराठा एम्पायर में एक चीज़ याद आपको रखनी है, हो सके तो शॉर्टकट में ये नोट्स बना लो, इसमें वैल्यू एडिशन नोट से हो जाएगी, ठीक है। तो जो मराठा एम्पायर की बात करते हैं तो यहाँ पे जो बिगेस्ट रैंक हुआ करता था, हम देख रहे हैं ना, वज़ीर होते थे, और आपके उसी तरह से देयर वर सो मैनी रैंक्स इन द मुगल एम्पायर। तो उसी तरह से अगर मराठास की बात करेंगे तो वहाँ पे जो सबसे बड़ा पोजीशन हुआ करता था वो छत्रपति का होता था। और पहले छत्रपति कौन थे? महाराज शिवाजी, सुना होगा आपने, ठीक है, सॉन्ग्स भी बने हैं। तो इनका जो बर्थ होता है वो हो जाता है 1627 के अंदर। अब जो शिवाजी थे उनके फादर साहब की अगर बात करें तो वो कौन थे? वो थे शाहजी भोंसले, ये थे इनके फादर जी। इनका जो मेन काम था वो था जागीरदार की तरह। जागीरदार थे ये कहाँ के? तो अहमदनगर। ही वॉज जागीरदार ऑफ अहमदनगर। अहमदनगर के ये जागीरदार हुआ करते थे, ठीक है, अहमदनगर। वहाँ पे मलिक अंबर करके एक राजा हुआ करते थे, अहमदनगर के मलिक अंबर। मलिक अंबर की क्या इंपॉर्टेंस है कि मलिक अंबर को आती थी गुरीला वॉरफेयर की टेक्टिक्स, कैसे छुप के वॉर किया जा सकता है, कैसे आप जो ज्योग्राफी है उसका फ़ायदा उठा के दूसरों के ऊपर वॉर कर सकते हो। तो मलिक अंबर को गुरीला वॉरफेयर काफ़ी आता था। अभी लिखा हुआ है ये सारा आगे गुरीला वॉरफेयर एंड ऑल के बारे में, पर ये चीज़ें आप शॉर्टकट में नोट करते चलो। अब जो मलिक अंबर थे उनको गुरीला वॉरफेयर आता था, तो शिवाजी उनको देख देख के वो चीज़ें सीख रहे थे। तो जब मराठा एम्पायर एस्टेब्लिश होता है तो वहाँ पे हम देखते हैं कि जो शिवाजी हैं वो भी गुरीला वॉरफेयर की जो टेक्टिक्स थी उसको ही अप्लाई करते हैं, ठीक है। अब दूसरी बात करते हैं अबाउट मुगल्स। मुगल्स यहाँ पे थे दिल्ली वाले एरिया में, और इस टाइम पे कौन बैठा हुआ है वहाँ पे? तो औरंगज़ेब बैठे हैं। औरंगज़ेब के एक मामा जी हैं, मैटरनल अंकल हैं, जिनका नाम है शाइस्ता खान। शाइस्ता खान, और शाइस्ता खान की पोस्टिंग कर रखी है बंगाल वाले एरिया में, ठीक है। अभी बस इतनी सी स्टोरी याद रखनी है आपको। अब देखो, इसके बाद जो हमें स्टडी करनी है दैट इज़ द जीनियोलॉजी। जीनियोलॉजी किसकी रहेगी? तो जीनियोलॉजी हम देखेंगे, गिव मी अ सेकेंड। हाँ, अब हमें एक स्टोरी अंडरस्टैंड करनी है। अभी तो ये नाम वगैरह हमने याद कर लिए, वो स्टोरी करनी है शिवाजी की फैमिली की। शिवाजी की जो स्टार्टिंग में आर्मी देखोगे आप, बहुत ही छोटी सी रहेगी। आर्मी वॉज वेरी स्मॉल, ज़्यादा बड़ा साइज़ नहीं था, काफ़ी छोटा साइज़ मिलेगा। पर टेरेन जो था महाराष्ट्र वाले एरिया में, आपको पता है यहाँ पे पहाड़ी एरिया, वो सारे विंध्याचल, सतपुड़ा, नर्मदा रिवर आ जाती है, तो उस वजह से जो टेरेन है वो काफ़ी टफ हो जाता है महाराष्ट्र वाले रीजन का। तो यहाँ पे आर्मी से ज़्यादा हमें स्किल्स की ज़रूरत थी। तो दैट्स वाई शिवाजी ने जो मलिक अंबर से गुरिल्ला वॉरफेयर की टेक्निक सीखी हुई थी उसको स्टार्ट कर दिया इन महाराष्ट्र। 1764 में जो शिवाजी थे उन्होंने गुजरात के सूरत वाले एरिया को लूटा। तो सबसे पहले बार 1764 के अंदर आप देखोगे जो सूरत वाला एरिया हुआ करता था वहाँ पे शिवाजी जी ने लूटपाट मचाई। और सूरत वाला एरिया हुआ करता था उस टाइम पे औरंगज़ेब के अंडर, तो औरंगज़ेब को तो गुस्सा आना ही था। तो इस वजह से औरंगज़ेब के बीच में और
शिवाजी के बीच में लड़ाइयाँ और टेंशन शुरू हो जाती हैं, कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाते हैं। औरंगज़ेब जैसे ही गुस्सा होता है तो औरंगज़ेब ने क्या किया, एक जय सिंह हुआ करते थे, इस वाले एरिया में मिलेंगे जय सिंह। जय सिंह के साथ हमने बोला था एक ये थे और एक जसवंत सिंह थे, ये दो ही ऐसे हिंदू थे जिनके साथ औरंगज़ेब की अच्छी बना करती थी। तो जय सिंह को औरंगज़ेब ने इन्विटेशन दिया कि मराठा को डिफीट करना है। एंड जो जय सिंह थे ही वॉज़ वेरी लॉयल टूवर्ड मुग़ल एम्पायर। औरंगज़ेब की तरफ काफ़ी ज़्यादा ये आपको देखेंगे कि लॉयल हुआ करते थे, तो ये साथ देते हैं इन फाइट अगेंस्ट मराठास। तो जय सिंह मिल जाते हैं औरंगज़ेब के साथ और यहाँ पे लड़ाई हो जाती है इनके बीच में, ठीक है। शिवाजी के अगेंस्ट लड़ाई करते हैं और यहाँ पे एक फोर्ट हुआ करता था महाराष्ट्र का जिसको बोलते थे पुरंदर फोर्ट, और पुरंदर फोर्ट को जीत लेते हैं। इट इज़ वॉन बाय मुग़ल फोर्सेस। अब यहाँ पे एक ट्रीटी साइन हो जाती है। ट्रीटी साइन होती है तो ट्रीटी का नाम भी क्या पड़ेगा, ट्रीटी ऑफ पुरंदर, क्योंकि पुरंदर के फोर्ट को ही लेके ये ट्रीटी साइन हुई थी, तो उसको बोलते हैं ट्रीटी ऑफ पुरंदर। ये अगले साल हुई 1665 के अंदर, जिसके तहत क्या किया गया, ये जो पुरंदर का फोर्ट था ये दोबारा से रिटर्न कर दिया गया शिवाजी को। शिवाजी को ये दोबारा से तो ये दोबारा से रिटर्न कर दिया गया जो पुरंदर का फोर्ट हुआ करता था। उसके बाद क्या होता है, औरंगज़ेब ने क्या किया, शिवाजी को बुलाया कि हम आपको किंग का रैंक तो नहीं रख दे सकते, बट येस हम आपको बहुत बड़ा रैंक देंगे। किस चीज़ का, मनसब का। पर जो शिवाजी थे वो चाहते थे कि हिंदू राष्ट्र हम बनाएंगे, मराठास का एम्पायर पूरा फ्लरिश करवाएंगे इंडिया के अंदर, तो उनको ये चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं थी कि मुझे मनसब का रैंक दिया जाए, ठीक है। तो इससे और ज़्यादा टेंशन्स इमर्ज कर जाती है औरंगज़ेब और शिवाजी के बीच में। तो शिवाजी ने क्या किया, औरंगज़ेब ने क्या किया कि शिवाजी को डिक्लेयर कर दिया थोड़े टाइम के लिए किंग, तो डिक्लेयर कर दिया, पर जो जाजिया था, जाजिया जो टैक्स लगा करता था वो भी इम्प्लीमेंट कर दिया इनके ऊपर। तो जाजिया टैक्स जो था, क्योंकि ये नॉन हिंदू थे तो ये भी इम्प्लीमेंट कर दिया। तो अगर मुग़ल एम्पायर से आपके ऊपर अभी भी टैक्स लग रहा है तो इसका मतलब आप एक्चुअल में अभी तक राजा डिक्लेयर नहीं हुए। तो अगर अभी तक डिक्लेयर नहीं हुए तो इससे और ज़्यादा टेंशन इमर्ज करेंगी बिटवीन द मुग़ल फोर्सेस एंड शिवाजी। तो अब शिवाजी की फैमिली की थोड़ी सी हिस्ट्री आपको देखनी पड़ेगी कैसी थी। तो शिवाजी जो थे उनकी दो पत्नियाँ थी, ठीक है। शिवाजी की दो पत्नियां थी, कौन कौन थी, एक थी साई बाई और जो दूसरी थी वो थी सोयरा बाई। जो साई बाई थी उनसे पुत्र आए शिवाजी के, जिनका नाम था शंभाजी। और जो सोयरा बाई थी उनसे पुत्र आते हैं राजा राम। अब राजा राम की जो पत्नी थी ना उसका नाम याद रखना, उनका नाम था ताराबाई। तो राजा राम और ताराबाई का जो फर्दर लड़का आता है उसका नाम रखा गया था शिवाजी टू, ठीक है। अभी बस इतनी स्टोरी याद रखते चलो। और इस तरफ जो शंभाजी थे, शंभाजी का जो लड़का था वो था शाहू जी। याद आया शाहू जी का नाम, जब हमने अकबर 2 के बारे में पढ़ा था तो शाहू जी का भी कुछ पढ़ा था। और इवन जब हमने अकबर 2 के बारे में नहीं, बहादुर शाह 1 के बारे में जब पढ़ा था तो उस टाइम पे शाहू जी का नाम पढ़ा था। अब देखो हुआ क्या था, जो औरंगज़ेब के लड़के थे ना वो उनके अगेंस्ट ट्राई तो कर रहे थे कि कैसे हम रिवोल्ट क्रिएट कर दें। और जब रिवोल्ट किया तो एक दिक्कत आ गई। दिक्कत क्या आई कि जो शंभाजी थे उन्होंने क्या किया, इन्होंने शेल्टर दे दिया था किसको, तो औरंगज़ेब के लड़के को। और जैसे ही शंभाजी ने औरंगज़ेब के लड़के को क्या दिया, शेल्टर दिया, कौन था वो, अकबर 2। यहाँ पे नाम याद रख लेना, अकबर 2। तो जैसे ही इनको शेल्टर दिया तो शेल्टर देते ही क्या हो जाता है, जो औरंगज़ेब थे उनकी आर्मी ने शंभाजी को मार दिया। और जो शाहू जी थे उनको क्या किया, कैप्चर कर लिया, ठीक है। कैप्चर करने का मतलब है कि इनको अपनी जेल में रख लिया उधर दिल्ली वाले एरिया में। पर जैसे ही औरंगज़ेब की मृत्यु हो जाती है 1707 के अंदर, तो जो औरंगज़ेब का लड़का जो जीत के बैटल ऑफ जजाऊ के बाद जीत के आया था, जिसका नाम था बहादुर शाह 1, उसने क्या किया, शाहू जी को रिलीज़ कर दिया। और जब शाहू जी को रिलीज़ कर दिया तो ये चले जाते हैं दोबारा से वापस महाराष्ट्र। पर महाराष्ट्र में वो क्या देखते हैं कि जो राजा राम की पत्नी थी ताराबाई, तो क्योंकि शाहू जी कैप्चर हो गए थे तो अगला राजा कौन बनना था, और राजा राम की मृत्यु हो जाती है जल्दी, तो उस वजह से शिवाजी 2 को गद्दी पे बिठा दिया गया था। तो शाहू जी और ताराबाई के बीच में टसल हो जाती है कि राजा तो मुझे बनना चाहिए। शाहू जी कहते हैं ताराबाई को, ताराबाई भी एब्सटेन करे क्योंकि उसका जो माइनर सन था वो ऑलरेडी गद्दी पे बैठा हुआ था। तो इन दोनों के बीच में भी टेंशन हो जाती है, बट सुलह हो जाती है दोनों के बीच में। और सुलह के बाद हम देखते हैं कि जो शाहू जी थे वो डिक्लेयर हो जाते हैं एज अ किंग। तो मराठा के जो राजा बन जाते हैं थोड़े टाइम के बाद, यू विल नोटिस कि वो क्या बन गए थे, किंग ऑफ द
मराठास, ठीक है। तो ये टसल जो थी ये भी सॉल्व हुई, जो कि मराठा एम्पायर के अंदर हुई। बहादुर शाह वन ने तो एक दोस्ती का एक पर्चा दिखाया यहाँ पे, बट स्टिल यहाँ पे दोनों के बीच में फाइट हो जाती है। ये एक स्टोरी थी जो कि आपको पता होनी चाहिए। अब जो शाहू जी थे ना, इन्होंने क्या किया, छत्रपति के ऊपर इनका ज़्यादा फोकस नहीं था। अब शिवाजी जी की देखो बर्थ लाइन याद है ना आपको, 1627 में उनका बर्थ होता है, 1618 में 1620 यहाँ पे लिख लो चाहे से, 1627 में बर्थ हुआ और 1680 में इनकी डेथ हो चुकी थी। औरंगज़ेब से पहले की डेथ हो रखी थी। अब देखो क्या होता है, अब देखो जो शाहू जी थे ना, शाहू जी ने छत्रपति के रैंक को ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी, ठीक है। यहाँ पे एक नई पोजीशन अब आएगी जिसको बोला पेशवा। तो छत्रपति के अब डोमिनेंस उतनी नहीं रहती है, अब जो पेशवा वाला रैंक था वो ज़्यादा इमर्ज करके आता है। और जो सबसे पहले पेशवा बनते हैं वो हैं बालाजी विश्वनाथ। कौन बने? बालाजी विश्वनाथ। बालाजी विश्वनाथ जो थे वो पहले पेशवा थे, ठीक है। और इन्होंने क्या किया, जो भी इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर प्रॉब्लम्स आ रही थी, इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन किसकी, यानी कि जो महाराष्ट्र के अंदर ये प्रॉब्लम्स चल रही थी, ताराबाई के साथ कभी लड़ाइयाँ हो रही हैं, कभी कोई पॉलिटिक्स खेल रहा था, डर्टी पॉलिटिक्स, तो ये जो जितनी भी इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर प्रॉब्लम्स चल रही थी वो सारी सॉल्व कर दी बालाजी विश्वनाथ ने। इवन फारूक शियार का उस टाइम पे रूल कौन कर रहा है दिल्ली के अंदर, जब शाहू जी राजा बन गए हैं और पेशवा, फर्स्ट पेशवा बालाजी विश्वनाथ बन गए हैं, तो ऊपर गद्दी पे बैठे हुए हैं फारूक शियार। और फारूक शियार, याद करो फारूक शियार के बारे में, सैयद ब्रदर्स ने इनको किंग बनाया था। तो फारूक शियार से मिलने के लिए किसको भेजा था शाहू जी ने? बालाजी विश्वनाथ को, बालाजी विश्वनाथ वी। उसके बाद क्या हुआ था यहाँ पे 1717 के अंदर, ईयर ऑफ 1717, जिसमें आपको याद होगा एक मुर्शिद कुली खान थे, उन्होंने बंगाल एस्टेब्लिश कर दिया था, राइट। तो उसी तरह से 1717 में क्या होता है कि बालाजी विश्वनाथ जाते हैं फारूक शियार के पास और वहाँ से फरमान लेके आ जाते हैं, फरमान, ठीक है। तो फरमान यहाँ पे मिल जाते हैं मराठास को फॉर दियर ओन ट्रेड। अब उसके बाद क्या होता है कि बहुत अच्छी एक्सपांशन चल रही है, साइड वाली जो टसल्स थी वो भी सॉल्व हो रही है मराठास की, पर अचानक से 1717 का टाइम पीरियड चल चुका है। 1720 में एक हादसा हो जाता है जिसमें बालाजी विश्वनाथ जी की डेथ हो जाती है। तो ये एक तरह से बहुत बड़ा सेटबैक फील हुआ किसको? शाहू जी को। अब बालाजी विश्वनाथ जो थे उनका ही लड़का अगला पेशवा बनता है और उनके लड़के का नाम था, बालाजी विश्वनाथ का जो लड़का था वो थे बाजी राव वन। बाजी राव वन, जो बाजी राव वन थे ये पेशवा बनाए गए दोबारा से। अब सेकंड पेशवा थे ये, ही वॉज सेकंड पेशवा, ठीक है। ही वॉज मेड पेशवा विच क्रिएटेड लॉट ऑफ क्योस फ्रॉम एवरीवन। तो इनके जो बहुत सारे आगे पीछे के जो लोग थे, जहाँ पे बालाजी विश्वनाथ ने सबके साथ बना के रखी, यहाँ पे ये जो बाजी राव जब गद्दी के ऊपर आ जाते हैं तो इनके साथ बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम हो जाती है। बाजी राव ने पहला काम तो क्या किया, जो निज़ाम थे हैदराबाद वाली साइड के उनको अपने अंडर कर लिया, पहला काम तो ये किया। एक ट्रीटी कर ली इन्होंने हैदराबाद के साथ जिसको बोलते हैं ट्रीटी ऑफ मुंसीबाद, ट्रीटी ऑफ मुंसीबाद, ट्रीटी ऑफ मुंसीबाद, ट्रीटी ऑफ मुंसीबाद। ये कहाँ पे हुई थी? हैदराबाद के अंदर। तो देखो क्या क्या हुआ अभी इस रीजन में, जब बाजी राव वन रूल करने लगेंगे। मराठा वाले एरिया में तो बाजी राव वन है, ऊपर बैठे हैं मुगल्स और साइड में कौन है? निज़ाम है, निज़ाम ऑफ हैदराबाद, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रीटी कर ली इनके साथ, ट्रीटी ऑफ मुंसीबाद, ताकि मतलब फ्रेंडशिप बनी रहे उस वजह से। एंड ऊपर मुगल्स बैठे हुए हैं अभी भी। तो बाजीराव ने एक और डिसीजन लिया। बाजीराव ने क्या डिसीजन लिया कि 500 घोड़ों की एक बटालियन बना ली, कैवलरी बना ली, ठीक है। 500 घोड़े रख लिए अपनी आर्मी के साथ ताकि मुगल्स के ऊपर इजीली अटैक किया जा सके। और यहाँ पे सोचो ऊपर मुगल कौन बैठे हैं इस टाइम पे? इस बार बैठे हुए हैं मोहम्मद शाह रंगीला। तो रंगीला की तो आपको याद होगी। अब यहाँ पे नादिर शाह का इन्वेजन होने वाला है थोड़ी देर के अंदर। 1739 में क्या हुआ, अब रंगीला के साथ तो अच्छी बॉन्डिंग बना ली, फिर बोला कि जैसे हम आप ऐसे करना, हमें ना एनुअली पेमेंट करते रहा करो। बाजीराव वन ने बोला रंगीला को कि आप ना ऐसे करो कि हर साल हमें 50 लाख रुपए दिया करो एनुअली, और हम आपको प्रोटेक्शन देंगे। तो आपको याद होगा रंगीले की तो रंगीन हरकतें थी। तो नॉर्थ वेस्ट वाले एरिया से आ जाता है नादिर शाह। 1938 ओह 19 बोल दिया, 1738 और 1739 का टाइम पीरियड चल रहा है। और यहाँ पे आप नोटिस करोगे कि जो नादिर शाह है ही इन्वेडेड दिल्ली और बहुत सारी लूटपाट मचाते हैं। मोहम्मद शाह रंगीला को तो लगा कि कर देंगे मराठा से हेल्प, बोल के गए थे वो बाजीराव वन की हम आपको प्रोटेक्शन दे देंगे, आप हमें पैसा देते रहो, पर वो फेक प्रॉमिस था, ठीक है। यहाँ पे धोखा हो जाता है मोहम्मद शाह रंगीला के साथ और बहुत ज़्यादा मुगल एम्पायर जो था वो वीक हो जाता है।
अब 1740 का टाइम पीरियड आता है, 1740 यानी कि नादिर शाह के इन्वेजन के एक साल के बाद 1740 में क्या हो जाता है कि देयर वाज अनसर्टेन डेथ हो जाती है किसकी, बाजीराव वन की। ठीक है, अब बाजीराव वन की जब डेथ हो जाती है तो इसके बाद इनका लड़का आ जाता है गद्दी के ऊपर। पहले थे बालाजी विश्वनाथ, तो पहला नाम ले लो बालाजी, और दूसरे कौन थे, तो बाजीराव वन, बाजीराव का बाजी यहाँ पे इनका नाम बन जाएगा बालाजी बाजी राव, दोनों के नाम का मिश्रण, बालाजी बाजी राव। इनको नाना साहेब के नाम से भी जाना जाता है, इफ़ यू रिमेंबर, नाना साहेब। कुछ खास नहीं इन्होंने किया, निज़ाम और जो बालाजी बाजी राव थे उनके बीच में ट्रीटी हो जाती है दोबारा से, हैदराबाद के थे जो, तो उनके साथ ट्रीटी हो जाती है, झलकी की ट्रीटी उसको बोलते हैं, ट्रीटी ऑफ झलकी, तो वो कर लेते हैं ये हैदराबाद के साथ अगेन, झलकी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ, निज़ाम थे तो उनके साथ हो गया इनका ट्रीटी दोबारा से। अब क्या हुआ कि एक सिचुएशन बन रही है, सिचुएशन क्या बन रही है, ये वाली मराठा वाले एरिया में कौन बैठे हुए हैं, यहाँ पे पुणे वाला जो एरिया था ना वो दे दिया गया पेशवास को। किसको दे दिया, पेशवा को। शाहू जी ने डिसाइड किया कि मुझे रीजन डिवाइड कर देने चाहिए, और ये जो गुजरात वाला एरिया हुआ करता था ये दे दिया गायकवाड्स को, जी फॉर गुजरात, जी फॉर गायकवाड्स। उसके बाद ऊपर वाला जो एरिया है ग्वालियर का एरिया दे दिया सिंधियाज को, सिंधियाज। उसके बाद इंदौर वाला जो एरिया है, इंदौर वाला एरिया दे दिया गया होलकर को। सिंधिया वाला एरिया जो था, सॉरी इंदौर वाला एरिया दे दिया गया होलकर्स को। और साइड में यहाँ पे जो नागपुर वाला रीजन था, नागपुर वाला एरिया दे दिया गया भोंसले को। तो पुणे वाला एरिया जो था वो पेशवा को दे दिया, गुजरात वाला एरिया जो था वो गायकवाड्स को दिया, ग्वालियर वाला दे दिया सिंधियाज को, इंदौर वाला एरिया दे दिया होलकर्स को, एंड नागपुर वाला एरिया दे दिया गया था भोंसले को। बाय द एंड इनके बीच में भी लड़ाइयाँ होंगी, पर पेशवा जो थे वो बहुत पुराने थे, तो यहाँ पे पेशवा जो हैं वो गायकवाड्स, ग्वालियर्स का जो ये सिंधिया वाले फोकस कर रहे थे, और इंदौर में जहाँ होलकर हुआ करते थे, नागपुर जहाँ पे भोंसले हुआ करते थे, सारे को कॉन्कर कर लेते हैं इस तरह से। ठीक है, इस तरह से ये क्या करेंगे, पूरे एरिया को कॉन्कर कर लेंगे। और ये जो बाजीराव वन थे ना, ये वाले पिछले, इनका एक फोकस था कि अटक से लेके कटक तक मुझे सारा क्या करना है, एक्वायर करना है। अटक यहाँ पे हुआ करता था नॉर्थ वेस्ट में, और कटक तक ये पूरा एरिया जो है मुझे ये एम्पायर अपने अंडर करना है। ये किसकी तमन्ना थी, ये थी बाजीराव वन की। कटक टू अटक बोलते थे इसको। उसके बाद क्या हुआ कि बालाजी बाजीराव इन्होंने भी काफ़ी सारी एक्सपांशन करी, बट विद टाइम क्या होता है कि वीक हो ही जाता है इंसान, और इनकी भी डेथ होती है। और आफ्टर द डेथ ऑफ बालाजी बाजीराव उतने खास रूलर आपको नहीं देखने को मिलेंगे, इतने खास पेशवास आपको नहीं मिलते। अब क्या होगा, अब देखो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हो जाती है 1761 के अंदर। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में क्या हुआ, एक्सपांशन तो बढ़िया चलाया हुआ है, बाजीराव वन ऊपर की तरफ जाते जा रहे हैं, पर पानीपत में क्या सिचुएशन बनती है। अब मराठास जो थे ना समंदर के किनारे रहा करते थे, यहाँ पे तो पानी था और इनको ज़्यादा सर्दी की तो आदत ही नहीं थी, तो इतना एरिया तो इन्होंने कर लिया था कॉन्कर। पर जब ये नॉर्थ वेस्ट वाले एरिया में पहुँचे ना, ये जो अटक वाला एरिया हुआ करता था, जैसे ही यहाँ पे पहुँचे, यहाँ से आ गया अब्दाली जब आया तो अब्दाली तो आया अफगानिस्तान वाले एरिया से, वहाँ पे तो एक्सट्रीम विंटर वाली सिचुएशन आ जाती है और लो टेम्परेचर चले जाते हैं। तो जब अब्दाली आया फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट, या फिर यू कैन से फ्रॉम द वेस्टर्न एरियाज़, तो यहाँ पे मराठास को ही बड़ी ज़्यादा दिक्कत, क्योंकि अब्दाली का तो कोई डायरेक्ट दुश्मन भी नहीं था इंडिया के अंदर, जबकि मराठास की ना तो यहाँ बन रही है ना तो यहाँ बन रही है, सबके साथ लड़ाइयाँ चल रही हैं। तो इस वजह से मराठा की जो फोर्सेस थी वो वीक हो जाती हैं एट पानीपत, जब अब्दाली और मराठास के बीच में लड़ाई होती है। और फाइनली यहाँ पे हम देख लेते हैं एक चीज़ जो फिर से पानीपत की लड़ाई ने डिसाइड करी, वो ये डिसाइड करी थी कि कौन रूल नहीं करेगा। तो एटलीस्ट इतना पता चल चुका था कि इंडिया के अंदर मराठास जो हैं वो रूल नहीं कर सकेंगे। ठीक है, तो अब्दाली तो थोड़े टाइम पीरियड के लिए आया, वो तो लूटपाट के पर्पज़ से आया, लूटपाट करेगा अपना और चला जाएगा वापस से। उसके बाद हम देखेंगे सेकंड हम देखेंगे कि मुगल्स बैठे हुए हैं ऊपर बैठे हैं रंगीला जैसे मुगल एम्पायर, तो आपको लगता है क्या वो रूल कर पाएंगे? तो नो, वो भी रूल नहीं कर पाएंगे। तो हैंस वे सॉ कि 1761 में एक चीज़ तो डिसाइड हो जाती है थर्ड बैटल ऑफ पानीपत के अंदर, कि जो मराठास हैं दे आर नॉट गोइंग टू रूल इन इंडिया। ठीक है, अब यहाँ तक स्टोरी हो जाती है किस की, बालाजी बाजीराव तक। बालाजी बाजीराव के बाद भी एक कॉन्स्पिरेसी अभी क्रिएट होगी, वो भी सुन लो। तो अब क्या होता है कि माधव राव को पेशवा की गद्दी पे बिठा दिया जाता है, माधव राव। ठीक है, माधव राव की एक दिक्कत थी कि इनकी एज ज़्यादा नहीं थी, ये माइनर किंग थे।
ठीक है, अभी 18 साल के भी नहीं हुए थे बेचारे, बहुत ही कम एज के थे। माइनर सन मतलब वो 4-5 साल का बच्चा होता है ना, जो उसको जब गद्दी पे बिठाते हैं तो उसको बोल दिया करते थे माइनर सन। तो माधव राव के लिए हेल्प करने के लिए एक परिषद बनाई जाती है जिसको बोलते हैं बार भाई परिषद। बार भाई परिषद, बार का मतलब है 12, मतलब 12 ऑफिशियल्स बैठेंगे जो कि माधव राव को एडमिनिस्ट्रेशन में हेल्प करेंगे। उसमें से जो खास लोग थे, दो थे, वो कौन कौन थे? एक थे नाना फडवनीस, और जो दूसरे थे वो थे महा महा महागांधी सिंधिया। ठीक है, ये दो खास थे, इन 12 परिषद में से दो लोग जो थे वो बहुत खास थे। तो ये माधव राव के लिए बनाई गई थी स्पेशली। ठीक है, इतनी स्टोरी आई होप आपको समझ आई होगी। ये स्टोरी थी एक जो आपको पता होना चाहिए कैसे ये स्टोरीज चल रही हैं। बट जैसे जैसे माधव राव थे, माधव राव के बाद माधव नारायण राव भी बैठेंगे। माधव नारायण राव जो थे, अब इनके बाद कौन बैठा? माधव नारायण राव। इनकी आकस्मिक मृत्यु हो जाती है ड्यू टू सर्टेन रीज़न, हार्ट अटैक आया था इनको आफ्टर बैटल ऑफ पानीपत। ये भी राजा बनते हैं थोड़े टाइम पीरियड के लिए। कई बुक्स में लिखा गया है कि माधव राव ही डायरेक्टली बनते हैं, वही माधव नारायण राव भी थे। कई जगह पे इनको अलग अलग भी लिखा हुआ है, तो आप इनको एक भी कंसीडर कर सकते हो, अलग अलग भी कंसीडर कर सकते हो, बिकॉज यहाँ पे थोड़ी सी कॉन्फ्लिक्ट है तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा भी नहीं जाएगा। पर ये जो माधव नारायण राव थे, इनकी हार्ट अटैक की वजह से मृत्यु हो गई थी, डेथ। तो हुआ क्या, इनके एक अंकल हुआ करते थे रघुनाथ। तो यहाँ से जब बोलते हैं ना कि रघुनाथ वॉज अंकल, तो इससे पता चलता है कि माधव नारायण राव और माधव राव एक ही थे। ठीक है, तो रघुनाथ राव जो थे उनकी एक तमन्ना थी कि मैं राजा बन जाऊँ, पर ये तो अंकल थे। और यहाँ पे तो जेनेसिस चल रही है कि फादर, फिर उनका लड़का, फिर उनका लड़का, वैसे एक लाइन चल रही है। तो रघुनाथ राव से पहले जो बाकियों ने वोटिंग डाल दी, वो किसको डाल दी थी? तो वो डाल दी थी नारायण राव को, नारायण राव। तो रघुनाथ राव से पहले अभी कौन बन रहे हैं? तो नारायण राव बन रहे हैं। उसके बाद रघुनाथ राव ने क्या किया, ब्रिटिशर के साथ मिल जाते हैं और दे क्रिएटेड अ कॉन्स्पिरेसी, एक ट्रीटी साइन कर लेते हैं ब्रिटिशर के साथ रघुनाथ राव, और उस ट्रीटी को बोलते हैं ट्रीटी ऑफ सूरत। ट्रीटी ऑफ सूरत के तहत क्या डिसाइड हुआ, रघुनाथ राव ने ब्रिटिशर्स को बोला कि आपको खूब सारा गिफ्ट दूंगा, खूब सारा पैसा दूंगा, आपने क्या करना है, नारायण राव को गद्दी से हटाना है। ट्रीटी ऑफ सूरत के तहत जो डिसाइड हुआ था, ब्रिटिशर्स ने हरा भी दिया, नारायण राव डिफीट हो गए, उनकी डेथ हो जाती है। एंड फाइनली उन्होंने एक और डेथ नहीं होती अभी अभी सुनो, नारायण राव ने क्या किया, जो नारायण राव थे ना ये गद्दी पे थे ऑलरेडी, पर ट्रीटी ऑफ सूरत के तहत ब्रिटिशर ने ख़त्म करना था नारायण राव को, पर ब्रिटिशर ने डबल गेम खेल ली। ब्रिटिशर्स ने क्या किया, इन्होंने कुछ नया जायका यहाँ पे डाला। उन्होंने क्या किया कि जो रघुनाथ राव थे उसको भी गद्दी पे नहीं बिठाया, नारायण राव को ही गद्दी पे रखा, 12 भाई की जो परिषद थी वो भी बनाए रखी, और बोला कि हमारे साथ ट्रीटी कर लो, और ट्रीटी का नाम दे दिया ट्रीटी ऑफ सालबाई। ये कर ली नारायण राव के साथ। तो एक ट्रीटी ऑफ सूरत कर ली रघुनाथ राव के साथ, और एक ट्रीटी ऑफ सालबाई कर ली जो ये नारायण राव थे, दोनों के साथ ट्रीटी कर ली। अब दोनों तरफ से पैसा आ रहा है ब्रिटिशर्स को, ब्रिटिशर्स की लगी बल्ले बल्ले। ना तो रघुनाथ राव कुछ बोल पाया, नारायण राव कुछ बोल पाया, क्योंकि दोनों ही सेफ साइड पे थे। तो इस तरह से ब्रिटिशर्स का आप कंट्रोल देखोगे कि मराठा वाले एरिया में काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, इस तरह से जो है मराठास जो हैं वो कहीं ना कहीं डिफीट हो जाते हैं। एंड फाइनली यू विल नोटिस कि यहाँ पे हम एक चीज़ श्योर कर चुके हैं कि ब्रिटिशर्स अब अपनी पावर को एस्टेब्लिश करेंगे। आई होप इतनी स्टोरी आपको समझ आई होगी। तो एक बार दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। हमने अभी वॉरियर स्टेट्स को शुरू करा, अभी रुक जाओ, नोट्स भी करने हैं तो भागना मत। सक्सेसिव स्टेट्स हमने कंप्लीट कर ली। वॉरियर स्टेट्स में हमने आज मराठास के साथ शुरू किया। जो मराठा थे उनमें इंपॉर्टेंट रैंक हुआ करता था छत्रपति का, और जो फर्स्ट छत्रपति बनते हैं वो बने थे शिवाजी। उसके बाद जो उनके फादर थे वो थे शाहजी भोंसले, जागीरदार हुआ करते थे अहमदनगर में, जहाँ पे किंग थे मलिक अंबर, और मलिक अंबर को गुरिल्ला टैक्टिक्स आया करती थी, उनको देख देख के ही शिवाजी भी सीख रहे थे कि कैसे गुरिल्ला टैक्टिक्स को देखा जा सकता है। एट द सेम टाइम हु वॉज रूलिंग एट दिल्ली, दिल्ली में बैठे हैं औरंगज़ेब। तो औरंगज़ेब की जय सिंह के साथ अच्छी बनती थी पर मराठास के साथ अच्छी नहीं बन रही है। पर महाराष्ट्र वाला एरिया जो था वो काफ़ी टफ टेरेन हुआ करता था, और टफ टेरेन होने की वजह से औरंगज़ेब ने जब देखा कि मराठास आर क्रिएटिंग प्रॉब्लम फॉर द मुगल एम्पायर, क्योंकि उन्होंने सूरत के ऊपर अटैक कर दिया था, तो औरंगज़ेब ने ऑर्डर दिया था जय सिंह को कि जाओ और इन मराठास को पीट के आओ। ठीक है, ये तो ऑर्डर दे दिया, पर क्या ये होने वाला था? तो जय सिंह ने सपोर्ट कर दिया, पुरंदर फोर्ट उनके अंडर चला गया, पर ट्रीटी ऑफ पुरंदर हो जाती है जिसके तहत दोबारा से उसको रिटर्न कर दिया जाता है। किंग तो बोल दिया गया था शिवाजी को, मैंने आपको एक स्टोरी भी सुनाई थी कि उनको जब ऊपर बुलाया था दिल्ली,
शिवाजी को। तो ये चले जाते हैं अपने लड़के के साथ, शाहू जी के साथ, और सॉरी संभाजी के साथ। तो वो बहुत छोटे थे उस टाइम पीरियड में। तो वहाँ पे उनको बंदी बना लिया जाता है, ठीक है, जाने नहीं दिया जाता। 6 महीने तक वहीं पे रहते हैं। पर एक ओकेजन हुआ करता था जिसमें फ्रूट्स डोनेट किए जाते थे थ्रू आउट द रीजन, और जब फ्रूट डोनेशन करे जाते थे तो उसी पालकी के अंदर शिवाजी ने अपने लड़के को बिठाया और खुद जो थे वो वर्कर की फॉर्म में बाहर निकल जाते हैं और वहाँ से भाग गए थे, और फिर से मराठा एम्पायर को फ्लरिश करवाया। शिवाजी की लाइफ लाइन देखी हमने, 2 शादियां उन्होंने करी। किस किस से? एक तो साईबाई से और दूसरा सोयराबाई से। साईबाई से जो लड़का आया था वो थे संभाजी। सोयराबाई से जो लड़के आए थे वो थे राजा राम। संभाजी का लड़का था शाहू जी, एंड राजा राम का लड़का था शिवाजी टू। ताराबाई इनकी वाइफ थी राजा राम की। तो जस्ट बिकॉज संभाजी की जो संभाजी थे उनको औरंगजेब मार देते हैं क्योंकि उन्होंने इनके लड़के अकबर टू को शरण दे दी थी, और जिस वजह से इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाता है। एंड यू विल नोटिस यहाँ पे शाहू जी थे उनको भी कैप्चर कर लिया जाता है, पर जैसे ही बहादुर शाह 1 गद्दी के ऊपर आए तो इन्होंने रिलीज़ कर दिया था। और शिवाजी 2 उधर मराठास वाले एरिया में इनको राजा बना के बिठा दिया गया है ताराबाई के द्वारा। तो इनके बीच में भी आपस में कॉन्फ्लिक्ट होती है, बट स्टिल दे सॉल्व बाय साइनिंग अ ट्रीटी, और उनके बीच में चीज़ें सॉल्व हो जाती हैं। शाहू जी की लाइफ लाइन में छत्रपति उतना इंपॉर्टेंट नहीं हुआ जितना पेशवा का रैंक इंपॉर्टेंट हो जाता है। फर्स्ट जो पेशवा बनाए गए वो बनाए गए बालाजी विश्वनाथ। इन्होंने जितनी भी इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन हुआ करती थी किंगडम के अंदर वो सारी सॉल्व कर दी, बट एक सदमा लग जाता है शाहू जी को। कब? जब 1720 के अंदर बालाजी विश्वनाथ की डेथ हो जाती है। अभी दिल्ली के अंदर बैठे हैं फारूक शियार, बालाजी विश्वनाथ ही उनसे मिलने गए थे फॉर द फरमान, ताकि ट्रेडिंग करी जा सके। बाजीराव वन आते हैं, वो सन ऑफ बालाजी विश्वनाथ, और जो हैदराबाद के निज़ाम थे उनके साथ अच्छी ट्रीटी कर ली थी। और ऊपर मोहम्मद शाह रंगीला बैठा हुआ है तो उसके साथ भी ट्रीटी कर ली कि तुम ना हमें 50 लाख सालाना देते रहो, इन शॉर्ट इन रिटर्न हम आपको क्या करेंगे, पैसे देंगे। पर ये फेक प्रॉमिस था फ्रॉम द मराठा साइड। और जब नादिर शाह इन्वेड करता है तो मोहम्मद शाह रंगीला अपनी रंगीन हरकतों में रह जाता है, और फाइनली वहाँ पे नादिर शाह खूब सारी लूटपाट करके रह जाता है। एक ही रंगीला की आस रह जाती है कि मराठा जो हैं वो आएंगे हमें बचाएंगे, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो ये चीज़ें हुई। फिर थर्ड जो पेशवा आते हैं वो आते हैं बालाजी बाजीराव, एंड इनको नाना साहिब भी बोला जाता है। ट्रीटी ऑफ झलकी के लिए जाने जाते हैं। और इस टाइम पे इंडिया के अंदर 5 हमें पार्ट्स दिख रहे हैं मराठास के। एक पुणे में दिख रहा है, गुजरात में दिख रहा है, ग्वालियर, इंदौर एंड नागपुर। पुणे वाला जो था वो पी फॉर पुणे, पी फॉर पेशवा, जी फॉर गुजरात, जी फॉर गायकवाड्स। ग्वालियर में सिंधियाज आ जाएंगे, इंदौर में होलकर्स आ जाएंगे, नागपुर में भोंसले आ जाएंगे। 1761 में हम देखते हैं थर्ड बैटल ऑफ पानीपत होती है, जिससे हमें ये तो पता चल जाता है कि कौन रूल नहीं करेगा इंडिया के अंदर। वो कौन थे? वो थे मराठास, क्योंकि अब्दाली जो थे वो ऑलरेडी विंटर वाले एरिया से आए हुए थे और इंडिया के अंदर तो उनको ठंड लग ही नहीं रही थी, और मराठास ने कभी ठंड देखी ही नहीं थी। तो जैसे ही ऊपर वाले एरिया में आते हैं तो दे स्टार्टेड टू फाइट, और फाइनली मराठास की डिफीट हो जाती है। नाउ नोट से कुछ चीज़ें कर लेते हैं। पहले तो हमने मराठास का देखा। मराठास में हम देखते हैं कि किस तरह से मराठा का एक्सपेंशन होता है। कम आर्मी थी पर स्किल्ड हुआ करती थी, क्योंकि ये गुरिल्ला वॉरफेयर टेक्टिक्स को यूज़ किया करते थे। गुरिल्ला वॉरफेयर में क्या करते थे ये लोग कि छुप के वॉर किया करते थे, और उसी तरह से मुगल एम्पायर को इन दोनों ने बड़ी नाक में दर्द करके रखी हुई थी। जैसे ही छत्रपति शिवाजी 1680 के अंदर मर जाते हैं, 1627 इनका बर्थ था एंड शिवाजी की डेथ होती है 1680 के अंदर। तो इनके जो लड़के थे छत्रपति संभाजी, तो छत्रपति संभाजी को गद्दी के ऊपर बिठा दिया जाता है, और काफ़ी अच्छी लीडरशिप इन्होंने मराठा एम्पायर को प्रोवाइड करी। 1689 में औरंगज़ेब ने क्या किया, जो संभाजी थे उनको मार दिया, और उनका जो लड़का था शाहू जी उनकी मम्मी के साथ उनको कैप्चर कर लिया था। और उसके बाद 1707 में औरंगज़ेब की डेथ हो जाती है। तो बहादुर शाह 1 गद्दी पे आ जाते हैं। उन्होंने शाहू जी को रिलीज़ कर दिया। जैसे ही रिलीज़ किया तो मराठा के अंदर तो एडमिनिस्ट्रेशन चल रही थी, ताराबाई का लड़का शिवाजी 2 बैठे हुए थे, पर यहाँ पे शाहू जी, वैसे तो जीनियोलॉजी के हिसाब से शाहू जी को बैठना चाहिए था, तो शाहू जी ने यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर दिया। एक सिविल वॉर शुरू हो जाती है बिटवीन ताराबाई का जो लड़के थे शिवाजी और शिवाजी 2 और दूसरे शाहू जी, इनके बीच में लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं। फाइनली शाहू जी विनर की तरह इमर्ज होते हैं। इन दोनों की जो कॉन्फ्लिक्ट थी वो किस ट्रीटी के तहत सॉल्व हुई थी, तो गाड़ी होती है एक वरना, तो वो तो वी होता है, पर यहाँ पे याद रख लो डब्ल्यू से स्टार्ट होती है। ट्रीटी ऑफ वरना 1731, जो कि स्टेट ऑफ कोल्हापुर था, वो दे दिया गया। इन्होंने अपना जो फैक्शन चल रहा था वो सारा सॉल्व हो गया। तो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत जो है वो हिस्टोरिक बैटल है, जैसे फर्स्ट एंड सेकेंड थी, क्योंकि यहाँ पे बड़े बड़े चेंजेस आते हैं। अहमद शाह अब्दाली ने दुरानी डायनेस्टी को थोड़े टाइम पीरियड के लिए एक
एस्टेब्लिशमेंट दे दी। अब्दाली जो था वो सक्सेसफुल था, क्यों? क्योंकि इनको सपोर्ट भी मिल रहा था फ्रॉम द रोहिला खंड वाला एरिया, और जो अवध के नवाब थे वो भी इनको सपोर्ट कर रहे थे। मराठास यहाँ पे डिफीट हो जाते हैं क्योंकि मराठास के काफ़ी सारे दुश्मन हुआ करते थे। तो डिसाइसिव बैटल क्यों है? क्योंकि यहाँ से हमें पता चलता है कि जो मराठास हैं दे आर नॉट गोइंग टू रूल इन इंडिया। पानीपत ही क्यों फेवरेट बैटलफील्ड हुआ करती थी? क्योंकि स्ट्रेटेजिक लोकेशन थी। एक तरफ आप देखोगे घना जंगल है और दूसरी तरफ देखोगे तो रेगिस्तान है, तो बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस बन जाता है उसी की वजह से। प्रॉक्सिमिटी टू दिल्ली, दिल्ली के बहुत नज़दीक था। फूड की सप्लाई, वेपन की सप्लाई, जितने भी मिलिट्री में चीज़ें रिक्वायर्ड होती थी उनकी ट्रांसपोर्टेशन ईजीली हो जाया करती थी। जो ग्राउंड था वो भी फ्लैट था, मतलब बराबर की टक्कर होती थी दोनों तरफ से। और जो एरियाज़ थे ना पानीपत के आसपास, वो आर्टिसंस जो वहाँ पे बैठे होते थे उनका काम ये था कि वेपन रिलेटेड चीज़ें बनाना, जो भी वॉरफेयर में चीज़ें यूज़ होती हैं वो वहाँ पे बनानी, मतलब बिजनेस चला हुआ था यहाँ पे प्रॉपर। और जब जीटी रोड बनाया था, याद है ना, शेरशाह सूरी ने इसका काम शुरू किया था, कुछ याद हो अगर आपको। तो जब ये जीटी रोड वहाँ पे बन गया तो इससे तो और भी ज़्यादा जो एक्टिविटी थी, ट्रांसपोर्टेशन थी, वो और ज़्यादा फास्ट हो जाती है। और जो यहाँ पे टाइम पीरियड होता था मानसून का, रेनफॉल का, वो बहुत ही शॉर्ट हुआ करता था। दैट्स वाई ये जो पानीपत वाला एरिया था ये बैटलफील्ड के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट माना गया है। अब यहाँ पे पेशवाज के बारे में पढ़ेंगे। शाहू जी के बाद की स्टोरी है, वो स्टोरी तभी मैंने आपको पहले सुना दी क्योंकि वो शिवाजी जी की जो स्टोरी है वो आप फोकलोर्स में ज़्यादा सुनते हो, ठीक है। बालाजी विश्वनाथ की बारे में हमने बात करी। 1713 से लेके 1720 का इनका रूलिंग पीरियड रहेगा। फारूक शियार भी आएंगे इस टाइम पीरियड में, याद है ना। और तो जो स्टेट थी मराठास की, वो काफ़ी ज़्यादा अपग्रेड होती है, काफ़ी ज़्यादा एक्सपांड होती है। और जो शाहू जी थे उन्होंने ये सबसे पहला जो पेशवा बनाया वो बालाजी विश्वनाथ जी को ही बनाया था। बाजी राव वन आते हैं। इनका जो सपना था वो था कटक से लेके अटक तक, कटक टू अटक। और एक्सपर्ट थे ये भी गुरिल्ला वॉरफेयर के। 1720 में इनको पेशवा की उपाधि दे दी जाती है। और मालवा और कुछ पार्ट ऑफ राजस्थान जो थे वो इन्होंने एक्वायर कर लिए। हिंदू पद शाही, यानी कि हिंदू का रूल होना चाहिए। हिंदू पद शाही होता है वैसे, हिंदू पद शाही, तो हिंदूज़ का रूल होना चाहिए थ्रू आउट द इंडिया, ठीक है। इमर्जेंस ऑफ मराठा चिफ्टियंस, गायकवाड्स आगे, होलकर आगे, सिंधिया आगे, भोंसले आगे, वो 5 रीजन्स जो मैंने अभी आपको समझाए थे इंडिया के अंदर। इस तरह से यहाँ पे पुणे वाला एरिया पेशवा के अंडर चला गया। गायकवाड्स का गुजरात वाला एरिया गायकवाड्स के पास आ गया। ग्वालियर वाला एरिया था यहाँ पे जो कि सिंधियास के अंडर आ गया था। इंदौर वाला था भोंसले के अंदर चला गया था, ठीक है। तो इस तरह से भोंसले के अंडर चला गया था। फिर बालाजी बाजीराव नाना साहिब, उनको भी बोला जाता है, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में इन्होंने ही पार्टिसिपेशन करी। फिर माधव राव वन, या फिर जिनको माधव नारायण वन भी बोल दिया जाता है, उन्होंने हैदराबाद के निज़ाम को हराया, रोहिलाज को नॉर्थ वाले एरिया में, हैदर अली को मैसूर वाले एरिया में। नारायण राव को, हाँ अब यहाँ से कॉन्फ्लिक्ट आ जाते हैं कि फिर नारायण राव आ जाते हैं। कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है रघुनाथ राव इनके चाचू हुआ करते थे, पर नारायण राव जो थे इनको दोबारा से किसी ने सपोर्ट किया था, जो बार भाई परिषद बनी थी ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ माधव राव वन, क्योंकि माधव राव वन बच्चे थे उस टाइम पे, माइनर सन थे, तो उस वजह से उनका जो राजगद्दी पे बैठना था वो बैठ तो जाएंगे पर वो रूल क्या करेंगे। फिर रघुनाथ राव जो थे वो ब्रिटिशर्स की हेल्प लेते हैं, ट्रेडी ऑफ सूरत साइन कर लेते हैं, कॉन्स्पिरेसी क्रिएट कर लेते हैं कि कैसे हम नारायण राव को हटाएंगे साइड में। फिर दोबारा से माधव राव नारायण ही बैठ जाते हैं। फिर आपको पता है क्यों, नारायण राव बैठ जाते हैं क्यों, क्योंकि हम देखते हैं वहाँ पे ट्रेटी ऑफ कौन सी थी वो, सालबाई हो गई थी ब्रिटिशर्स के बीच में कि आप हमें पैसे देते जाओ, और अल्टीमेटली वही सारी चीज़ें कि हम आप हमें पैसे देते जाओ, हम आपको प्रोटेक्शन देंगे। तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, दोनों तरफ ट्रेडीज साइन कर ली। इसको आप स्किप भी कर सकते हो, ये और ज़्यादा डिटेल में ऑप्शनल लेवल का, बट स्टिल। उसके बाद पॉपुलर मराठा चिफ्टियंस कौन कौन थे, तो नागपुर में भोंसलेस थे, ठीक है। उनको रघोजी भोंसले, जो फर्स्ट वाले भोंसले थे नागपुर के अंदर, वो थे रघुजी भोंसले। 1727 से लेके 1755 का इनका पीरियड रहेगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट थे ये भोंसलेस के अंदर अगर देखें। और जो एक्सपांशन था मराठास का बिहार और बंगाल वाले एरिया में, या फिर यू कैन से इन्फ्लुएंस था बिहार और बंगाल वाले एरिया में, वो रघोजी भोंसले की वजह से ही हुआ था। फिर उसके बाद हमने बड़ौदा, यानी कि ये गुजरात वाला एरिया, 1720 की बात हो रही है, वहाँ पे आगे थे गायकवाड्स। ये वही बात हो रही है, वो जो 5 बनाए थे ना पेशवा के अंडर पुणे आ गया था, और यहाँ पे साइड में हमने गुजरात वाला एरिया देखा था जहाँ पे गायकवाड्स थे। तो इनकी जो कैपिटल थी वो बड़ौदा में थी। फिर होलकर्स देखे थे इंदौर में, साइड में देखे थे बिल्कुल, यहाँ पे इंदौर वाला एरिया था, यहाँ पे होलकर्स बैठे हुए थे। तो यहाँ पे मल्हर राव होलकर हुआ करते थे, उन्होंने पावर एस्टेब्लिश करी थी इंदौर के अंदर। और
मल्हार राव जो थे उनके अंडर ही होलकर जो थे वो अपने पीक पॉइंट पे पहुंचे थे, बहुत ज़्यादा हाइट्स उन्होंने अटेन करी। और ग्वालियर में हमने देखा सिंधियाज बैठे हुए हैं, ठीक है, यहाँ पे देखे थे आपने ग्वालियर ऊपर वाले एरिया में थोड़ा सा, यहाँ पे महादजी सिंधिया हुआ करते थे जिन्होंने मुगल एम्पर शाह आलम टू का जो कंट्रोल था वो ले लिया था अपनी तरफ 1784 की अगर बात करें। और पेशवा को इन्होंने भी अपॉइंट करा एज एम्पर नायब मुनाइब ऑन कंडीशन कि महाजी जो हैं उनको उनके बिहाफ के ऊपर पेशवा बनेंगे। चलो ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है बट स्टिल यू शुड नो। ये अगर आप स्किप करना चाहो पॉपुलर मराठा चिफ्टियंस कई बार प्रीलिम्स में आ जाता है, वैसे मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी इंपॉर्टेंस इसकी नहीं है, ठीक है। तो चलिए जी, अभी के लिए इतना ही। आज आपने मराठा एम्पायर पूरा कंप्लीट कर लिया। इफ़ यू नीड द नोट्स और अगर टेस्ट देने हो आपको एवरी संडे तो आप टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हो, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो अभी के लिए इतना ही। सो लाइक द वीडियो, डू शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।